2015 के बसंत में मालिया ने यह घोषणा की कि उसे एक प्रॉम के डांस में एक लड़के द्वारा आमंत्रित किया गया है जिसे वह शायद कुछ पसंद करती थी। तब वह 16 साल की थी और सिडवेल में जूनियर का अपना अंतिम साल खत्म कर रही थी। हमारे लिए अब भी वह बच्ची थी, एक लंबे टांगों वाली, हमेशा से उत्साह से भरी हुई। यह अलग बात थी कि हर दिन वह हमें थोड़ी और बड़ी लग रही थी। अब वह मेरी बराबर लंबी थी और उसने कॉलेज में नामांकन के लिए सोचना भी शुरू कर दिया था। वह एक अच्छी विद्यार्थी थी, जागरूक और शांत, कुल मिलाकर बहुत हद तक अपने पिता की तरह। वह फिल्मों और फिल्म निर्माण में बहुत अधिक प्रभावित हो गई थी और पिछले गर्मियों में जब स्टीवन एक रात व्हाइट हाउस की एक पार्टी में आए थे, तब उसने उससे इतने सारे सवाल किए कि उन्होंने उसे टीवी के लिए बनाए जाने वाले अगले शो में सुनने के लिए बुलाया। मालिया को इंटर्न के रूप में शामिल होने का प्रस्ताव भी दिया। हमारी लड़की अपना रास्ता स्वयं ढूंढ रही थी। आमतौर पर सुरक्षा कारणों से मालिया और साशा को दूसरी गाड़ियों में बैठने की अनुमति नहीं थी। मालिया के पास तब तक अस्थायी लाइसेंस आ चुका था और वह शहर में खुद गाड़ी चलाने की योग्य थी। हालांकि एजेंट हमेशा अपनी गाड़ियों में उसके पीछे रहते थे, लेकिन फिर भी 10 साल की उम्र में वॉशिंगटन आने के बाद से उसने कभी न तो किसी ऐसे बस या मेट्रो में यात्रा की थी जिसे सुरक्षा एजेंट के अलावा कोई और चला रहा हो। हालांकि प्रॉम की उस रात के लिए हमने उसे छूट दे दी थी। तय तारीख को उसका दोस्त अपनी कार में बैठकर वहां पहुंच गया। व्हाइट हाउस के साउथ गेट के सुरक्षा जांच से होते हुए साउथ लॉन के उस रास्ते पर चलते हुए जहां से आमतौर पर उच्च पदाधिकारी व्हाइट हाउस में आते थे, और फिर वीरता से, बहादुरी से काले रंग के सूट में डीप रूम की तरफ आ गया। कृपया बस आप आराम से रहना, ठीक है? मालिया ने मुझे और बराक से कहा। चूँकि हम लिफ्ट से होते हुए अब नीचे आ रहे थे, उसका संकोच और तेज होना शुरू हो गया था। मैं नंगे पाँव थी और बराक ने घर में पहनने वाली चप्पल पहन रखी थी। मालिया ने एक लंबी काले रंग की स्कर्ट और बिना कंधों वाले टॉप पहने थे। वह सुंदर और लगभग 23 वर्ष की लग रही थी। मेरे हिसाब से हम आराम से ही थे। हालांकि मालिया अब भी उस समय को थोड़े मुश्किल समय की तरह याद करके हंस रही थी। बराक और मैंने उस नौजवान से हाथ मिलाया और कुछ तस्वीरें खिंचवाई और अपनी बेटी को भेजने से पहले अपने गले लगाया। हमने शायद ही कुछ ऐसा किया था जो उसकी जानकारी में असहज हो सकता था कि वास्तव में मालिया के सुरक्षा गार्ड उस लड़के की गाड़ी को लेकर उस रेस्टोरेंट में जाने वाले थे जहां वे लोग डांस से पहले खाना खाने के लिए जा रहे थे, और वे गार्ड रात भर वही रहने वाले थे। अभिभावक के रूप में किशोर लड़के लड़कियों को बड़ा करने का यह बुरा तरीका नहीं था, इस बात को जानते हुए कि बड़े लोगों का एक समूह हर समय उनके पीछे था ताकि किसी तरह की आपात स्थिति आने पर उनकी मदद की जा सके। हालांकि एक किशोर के सोच के अनुसार यह बिल्कुल ही न समझ में आने वाली बात और पूरी तरह से एक बाधा की तरह थी। व्हाइट हाउस में जीवन में कई पहलुओं के साथ हमें अपने परिवार का अर्थ समझना था। सीमाएं कहां और कैसे तय की जानी चाहिए, राष्ट्रपति पद की जरूरतों और अपने अपने दोनों बच्चों को आत्मनिर्भर होकर समझदार व्यक्ति के रूप में बड़े होने की जरूरतों के बीच में किस तरह संतुलन स्थापित करना चाहिए। एक बार जब वे हाई स्कूल में चले गए थे, हमने लड़कियों पर कर्फ्यू लगा दिया था, पहले रात के 11 बजे तक और फिर धीरे धीरे आधी रात तक, और मालिया और साशा के अनुसार दूसरे किसी भी माता पिता की तुलना में उनके ऊपर कड़ी पाबंदी लगा दिया था। अगर मुझे अपने लड़कियों की सुरक्षा या वे कहाँ है इसके बारे में चिंता होती थी तो मैं हमेशा सुरक्षा कर्मचारियों से इसके बारे में पूछती थी, लेकिन मैंने ऐसा न करने की कोशिश की थी। मेरे लिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण था कि बच्चे अपने सुरक्षा टीम का विश्वास करें। इसके बदले में मैंने वही किया जो मेरे हिसाब से ज्यादातर माता पिता करते हैं, और मैंने सूचना पाने के लिए दूसरे अभिभावकों पर विश्वास किया। हम सभी एक दूसरे से यह पूछते थे कि हमारे बच्चे कहाँ हैं और क्या कोई बड़ा उनकी देखभाल के लिए उनके साथ है या नहीं। बेशक हमारी बच्चियां अपने पिता के पद के कारण ज्यादा जिम्मेदार थी और वे जानती थी कि उनकी कारस्तानी
सुर्खियां बन सकती थी। बराक और मुझे, हम दोनों को यह अन्याय लगता था। हम दोनों ने अपने किशोरावस्था में अपनी सीमा को विस्तार दिया था और बहुत सारी बेवकूफियां की थी, और हम भाग्यशाली थे कि बिना देश की नजरों में आए हम लोग ये सब कर पाए थे। मालिया उस समय 8 वर्ष की थी जब बराक ने उसके बिस्तर के किनारे पर बैठकर यह पूछा था कि क्या वह इस बात से सहमत है कि उसके पिता को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाहिए। मैं अब यह सोचती हूँ कि वह इसके बारे में कितना कम जानती होगी। हम सब इस बारे में कितना कम जानते थे। इसका एक मतलब था व्हाइट हाउस में बच्चे के रूप में रहना। इसका मतलब था कि एक किशोर के रूप में कुछ अलग होकर यहाँ से निकलना। मालिया इस बात का अनुमान किस तरह लगा सकती थी कि किसी दिन प्रॉम में जाते समय बंदूकधारी कुछ लोग उसके पीछे चलेंगे, या फिर यह कि लोग चोरी से सिगरेट पीते हुए उसकी तस्वीर खींच लेंगे और उसे गॉसिप छापने वाली वेबसाइटों पर बेच देंगे। हमारे बच्चे अब उस उम्र में आ रहे थे जहां सब कुछ अलग ही महसूस होता था। बराक के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की घोषणा करने के लगभग 4 महीने बाद एप्पल कंपनी ने 2007 में आईफोन बेचना शुरू कर दिया था। 3 से भी कम महीनों में लाखों फोन बिक चुके थे। उसकी दूसरी पारी खत्म होने से पहले करोड़ों फोन बिक चुके थे। उनका राष्ट्रपति का काल नए युग का काल माना जाता था, जिसमें निजता के इर्द गिर्द के सभी नियम ढह और टूट चुके थे। इसमें सेल्फी, डाटा की चोरियां, स्नैपचैट और कर्दिशिन शामिल थे। हमारी बेटियां हमारी तुलना में इसमें ज्यादा अंदर तक घुसी जा रही थी। कुछ इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया किशोरों के जीवन को शासित करता है, और कुछ इसलिए क्योंकि उनकी दिनचर्या हमारी तुलना में उन्हें सार्वजनिक जीवन में जुड़ने का मौका ज्यादा देती है। सप्ताह के दौरान या सप्ताह के अंतिम दिनों में, चूँकि साशा और मालिया अपने स्कूल के दोस्तों के साथ वॉशिंगटन में घूमती थी, अजनबी लोग अपना फोन लेकर उन लोगों की तरफ इशारा करते दिख जाते थे, या फिर बड़े उम्र के मर्द और औरतें यहाँ तक कि बहुत अधिक मांग भी करते थे कि उनके साथ ये दोनों सेल्फी खिंचा लें। आप यह जानते हैं कि मैं एक बच्ची हूँ, है ना? जब किसी को मना करना होता था तो मालिया ऐसा कहती थी। अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्रदर्शन से बचाने के लिए जो भी करना चाहिए था, बराक और मैंने वह सब किया। उनके लिए किए गए सभी प्रकार के मीडिया आग्रह को नकार करके और उनके हर दिन के जीवन को लोगों की नजरों से बहुत दूर रखने के लिए कोशिश की। उनके सुरक्षा कर्मियों ने सार्वजनिक जगहों पर उनके पीछे चलते हुए किशोरों के बीच घुलने मिलने के लिए कम संशकित होकर सूट के बदले शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनकर अपने कानों में लगी हुई मशीन को दूर करके इस काम को करने में हमारा साथ दिया। हमने अपने बच्चों को ऐसे किसी भी प्रकार की तस्वीरों के प्रकाशन की अनुमति नहीं दी जो आधिकारिक आयोजनों में जुटी हुई न हो, और व्हाइट हाउस के प्रेस के दफ्तर में मीडिया के सामने इस बात को स्पष्ट कर दिया था। किसी भी चालू बातचीत वाली साइट पर लड़कियों की तस्वीरें प्रकाशित होने पर मलिसा और मेरी टीम के अन्य सदस्य मेरी शक्ति बन जाते थे और उन तस्वीरों को हटाने के लिए गुस्से भरे टेलीफोन करना शुरू कर देते थे। लड़कियों की निजता का बचाव करने का अर्थ था हमारे परिवार को लेकर लोगों की उत्सुकता को संतुष्ट करने के दूसरे तरीके ढूंढना। बराक के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में हमने अपने घर में कुत्ते का बच्चा जोड़ लिया, सनी, मुक्त आत्मा घुमंतु, जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे घरेलू प्रशिक्षण का उसके लिए कोई अर्थ न हो, भले ही उनका नया घर कितना ही बड़ा हो। कुत्ते ने हर चीज में हल्कापन ला लिया था। यह सब इस बात का जीवंत और आवारगी भरा प्रमाण था कि व्हाइट हाउस एक घर था। इस बात को जानते हुए कि साशा और मालिया अब आम तौर पर उत्सुक रहती थी कि व्हाइट हाउस की संचार टीम ने उन कुत्तों को आधिकारिक रूप से दिए जाने की मांग शुरू कर दी थी। शाम को मैंने नोट में यह लिखा कि मुझसे इस बात की अनुमति मांगी गई है कि बो और सनी को नीचे ले जाया जाए और कुत्तों को उस दिन घूमने आने वाले बच्चों और मीडिया के सदस्यों में घुलने मिलने दिया जाए। उन कुत्तों को उस समय वहां तैनात किया जाता था जब पत्रकारों को अमेरिकी व्यापार और निर्यात के महत्व के बारे में बताया जाता, और बाद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में मैरिक गैलेट के चुनाव पर बराक के भाषण के समय भी। ईस्टर के एग रोल के लिए बो को हीरो की तरह एक वीडियो का हिस्सा बनाया। स्वास्थ्य सेवा बीमा के लिए लोगों को आकर्षित किए जाने वाले ऑनलाइन प्रचार में मेरे साथ एक तस्वीर में बो और सनी भी थे। वे आलोचनाओं से परे और अपनी परिस्थिति
परिस्थिति से अनजान अति उत्कृष्ट किस्म के राजदूत बन गए थे। दूसरे बच्चों की तरह साशा और मालिया भी समय के साथ चीजों से आगे निकल गए। बराक के राष्ट्रपति कार्यकाल के पहले ही साल से वे हर बसंत में थैंक्सगिविंग की छुट्टियों के तुरंत पहले होने वाले टर्की नाम के एक जीवित पक्षी को माफ करने वाले एक वाहियात आधिकारिक परंपरा को निभाते समय बराक के साथ रिपोर्टरों के सामने खड़े होते थे। पहले 5 सालों में मुस्कुराते और हंसते रहते क्योंकि उनको पिता की मस्ती भरा मजाक सुनने को मिलता, लेकिन छठे वर्ष अपनी 13 और 14 साल की उम्र में वे दोनों इस मस्ती को दिखावा करने के लिहाज से बहुत बड़ी हो चुकी थी। समारोह में कुछ ही घंटों के भीतर उन दोनों की असंतुष्ट तस्वीरें इंटरनेट पर छा गई थी। साशा का चेहरा बिल्कुल शांत और मालिया अपनी दोनों बाहें बांधकर खड़ी हुई। दोनों ही राष्ट्रपति उनके मंच और एक शांत बेखबर टर्की के बगल में खड़ी थी। यूएसए टुडे ने अपने अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छापा था, जो एक हद तक सही था। मालिया और साशा ओबामा अपने पिता के टर्की को माफ करने वाली परंपरा से ऊब चुकी है। उस माफी समारोह और साथ ही व्हाइट हाउस के हर कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति अब वैकल्पिक हो गई थी। वे अपने जीवन में खुश और अपनी तरह के नियमों में बंधी हुई किशोर लड़कियां थी, जिनका जीवन अपने अनुसार की कई गतिविधियों और सामाजिक कौतूहलों से भरा हुआ था और उन्हें अपने अभिभावकों से इससे कोई मतलब नहीं था। एक अभिभावक के रूप में ऐसे भी आप बस नियंत्रण के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। हमारे बच्चों के पास उनकी अपनी कार्य सूची थी, जिसने उन्हें हमारे हिस्से की मस्ती को लेकर भी अपेक्षाकृत कम प्रभावित होने दिया था। क्या आज रात तुम नीचे आकर पॉल मैकार्टी का नाटक नहीं सुनना चाहती हो? माँ प्लीज। नहीं। मालिया के कमरे में अक्सर संगीत का शोर होता था। साशा और उसके दोस्त टीवी पर खाने पकाने वाले कार्यक्रम को देखा करते थे और कभी कभी घर की रसोई के प्रमुख को उनके लिए कुकीज को सजाने या अधिक मात्रा में लाने और कई तरह के खाने की तैयारी के लिए कहते थे। हमारी दोनों ही बेटियां उस गुमनामी के उस पल में हासिल उन खुशियों को हमेशा सराहा करती थी, जो उन्हें स्कूल के ट्रिप पर जाकर या दोस्तों के परिवार के साथ छुट्टियां बिताकर मिलती थी। उनके एजेंट हमेशा साथ होते थे। किसी भी व्यावसायिक हवाई यात्रा में जाने से पहले साशा को डैलास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपने खाने का सामान लेना बहुत पसंद था। वह भी बस उस छोटे से तथ्य के लिए कि ये यात्रा राष्ट्रपति नियमों के उस बेतुकेपन से अलग होती थी, जो एजेंट एयरफोर्स बेस में करना पड़ता था और जो हमारे परिवार का एक नियम बन चुका था। हमारे साथ यात्रा करने के अनेक फायदे थे। इससे पहले कि बराक का राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म हुआ, हमारी बेटियों ने हवाना में बेसबॉल में मजे लूटे, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के किनारे घूमने का आनंद लिया और संगीतमय अस्पष्ट अंधेरी एक जादुई शाम रियो में क्राइस्ट की रिडीमिस्टर की मूर्तियों को देखने के लिए गई। लेकिन यह गले की हड्डी भी बन गई थी, खासकर तब जब हम चीजों को राष्ट्रपति के पद से अलग करने की कोशिश करते थे। पहले मालिया के जूनियर क्लास के सालों में हम दोनों न्यूयॉर्क शहर में एक दिन कॉलेजों का दौरा कर रहे थे और कुछ देर के लिए हम लोग न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और कोलंबिया भी जाते थे। यह कुछ दिनों तक ठीक ठाक चला। हम तेज गति से NYU के परिसर से निकलने लगे। हमारी गति इस बात से जुड़ी हुई थी कि अभी भी काफी सुबह का समय था और विद्यार्थी अभी तक आए नहीं थे। हमने वहाँ के कमरों को देखा, छात्रों के रहने वाले कमरों में झांका और दोपहर का खाना जल्दी से खाने से पहले वहाँ के डीन के साथ कुछ देर तक बातें की और फिर अपनी अगली यात्रा पर निकल गए। समस्या यह थी कि प्रथम महिला के मोटरकेड को छिपाने का कोई तरीका नहीं है, खासकर सप्ताह के बीच में मैनहट्टन के उस द्वीप पर। जब तक हमने अपना खाना खत्म किया, लगभग 100 लोग रेस्टोरेंट के बाहर वाली सड़क पर जमा हो गए। शोरगुल से और अधिक शोर भी पैदा हो रहा था। बाहर निकलते ही हमने देखा कि दर्जनों फोन हमारी तरफ तैनात थे और हमारे नाम से चीयर्स किया जा रहा था। यह सत्कार बहुत उदार था। कोलंबिया आ जाओ मालिया, लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन यह सब उन लड़कियों के लिए उपयोगी नहीं था जो चुपके से अपने भविष्य की कल्पना करने की कोशिश कर रहे थी। मैं तुरंत जान गई थी कि मुझे क्या करने की जरूरत थी, यह कि मैं वहीं बैठ जाती और मालिया को मेरे बिना ही उसके गार्ड के बदले मेरी निजी सचिव क्रिस्टन जोन्स के साथ कैंपस देखने भेज देती। मेरे बिना मालिया को पहचाना जाने की संभावना कम थी,
वह बहुत कम एजेंटों के साथ तेजी से चल सकती थी। मेरे बिना शायद वह किसी दूसरे बच्चे की तरह दिखाई देती जो वहाँ घूम रहा होगा। मैं कम से कम उसके लिए इतना तो कर ही सकती थी। क्रिस्टीन, जो अपने 20वें साल के अंतिम दौर में थी और कैलिफोर्निया में रहने वाली थी, यूं भी मेरी दोनों बेटियों की बड़ी बहन जैसी ही थी। वह एक युवा इंटर्न की तरह मेरे दफ्तर में आई थी। क्रिस्टीन के साथ, जो अभी हाल में मेरी यात्राओं की निदेशक थी, और क्रिस्टीन हमारे परिवार के जीवन की उन दूरियों को भरने का माध्यम थी जो हमारे कार्यकाल और लोकप्रियता की वजह से हमारे बीच आ जाती थी। द क्रिस्टीन्स, जैसे ही हम उसे इस नाम से पुकारते थे, अक्सर ही हमारे परिवार की मदद के लिए खड़ी रहती थी। वह सीडवेल और हमारे परिवार के बीच के संपर्क सूत्र की तरह काम करती थी। मीटिंग तय करना या शिक्षकों, कोच और अन्य अभिभावकों के साथ मेरी और बराक की अनुपस्थिति में बातचीत करने का काम करवाती थी। लड़कियों के साथ भी बहुत ही सुरक्षात्मक, प्यार करने वाली और बहुत अधिक मजबूती से खड़ी रहने वाली थी, जितना कि अपनी बच्चियों की नजरों में मैं भी नहीं थी। मालिया और साशा उन पर बिना किसी संदेह से भरोसा करती थी। कपड़े पहनने से लेकर सोशल मीडिया पर लड़कों से दोस्ती तक उनसे राय मांगती थी। जहां उस दोपहर मालिया कोलंबिया गई थी, मुझे गुप्त सेवा के एजेंटों द्वारा तैयार किए गए सुरक्षित जगह में रखा गया था, जो उस परिसर की एकेडमिक इमारत का बेसमेंट था, जहां मैं बिल्कुल अकेली थी और बिना किसी के ध्यान गए तब तक बैठी रह सकती थी जब तक जाने का समय नहीं हो रहा हो। मैं यह सोच रही थी कि कम से कम पढ़ने के लिए मैं कोई किताब ही लेकर आ जाती। यह सब थोड़ा कष्ट पहुंच रहा था, मैं इस बात को स्वीकार करूंगी। मुझे एक किस्म का अकेलापन महसूस हो रहा था, और जिसका शायद इस तथ्य में बहुत कम लेना देना था कि मैं एक बिना खिड़की वाले कमरे में बैठकर अपना समय बर्बाद कर रही थी, और इस बात से ज्यादा कि हम इसे पसंद करें या नहीं। भविष्य दस्तक दे रहा था और हमारी पहली संतान बड़ी होकर हमें छोड़कर जाने वाली थी। हम अभी अंत तक नहीं पहुँचे थे, लेकिन मैंने पहले से ही नोट लेना शुरू कर दिया था। मैंने खुद को लाभ और हानि को मिलाते हुए पाया कि हमने क्या बलिदान किया और किसको हम प्रगति के रूप में आंक सकते हैं। हमारे देश में, हमारे परिवार में, क्या हमने वह सब कुछ कर लिया था जो हम कर सकते थे? क्या हम इस अखंडता से बाहर निकल पाएंगे? मैंने पीछे के बारे में सोचते हुए याद करने की कोशिश की कि किस तरह मेरी जिंदगी अनुमति और इच्छित अनुशासित अस्तित्व से अलग हो गई थी। एक सतत मासिक आय के साथ जीवन भर रहने के लिए एक घर, मेरे अपने दिनों के लिए एक दिनचर्या। किस बिंदु पर मैंने यह सब चुना था? कब मैंने अपने अंदर यह सब कोलाहल को आने दिया था? क्या वह गर्मी की कोई रात थी जब मैंने अपनी आइसक्रीम कोन को नीचे किया और झुककर पहली बार बराक को चूम लिया था? क्या यही वह दिन था जब मैं अंततः अपने दस्तावेजों के करीब से रखे हुए ढेर और कानून के क्षेत्र से अलग होना शुरू कर दिया था और कुछ अलग सोचने लगी थी? मेरा दिमाग कभी कभी शिकागो के दक्षिण दिशा में दूर तक रोजलैंड के उस चर्च के बेसमेंट में चला जाता है जहां मैं 25 साल पहले बराक के साथ गई थी, क्योंकि उसने एक पड़ोसी के समूह से बात की थी जो लोग निराशावाद और अलगाव से निकलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस शाम उसकी बातचीत को सुनने के क्रम में मैंने कुछ पहले जानी हुई बातों को नए तरीके से व्यक्त करते हुए सुना था। यह संभव था, मैं जानती थी। एक ही समय में दो जगहों पर रहना, अपना एक पैर सच्चाई की जमीन पर रखना लेकिन उन्नति की दिशा में चलना, यह सब कुछ वही था जो मैंने यूक्लिड में एक बच्चे की तरह किया था, जो मेरे परिवार ने और आमतौर पर पिछड़े हुए लोग करते आए थे। आप बेहतर सच्चाई का निर्माण कहीं भी तभी कर सकते हैं जब पहले उसे आपके दिमाग में कर लिया हो, या जैसा कि बराक ने उस रात इस बारे में बोला था, आप शायद इस दुनिया में उसी तरह रह सकते हैं जैसी यह है, लेकिन आप फिर भी इसे उस रूप में बनाने के लिए काम कर सकते हैं जैसी इसे होना चाहिए। मैं इस आदमी को बस कुछ ही महीनों से जानती थी, लेकिन उसकी जांच करने पर अब मैं पाती हूँ कि वह मेरा भटकाव था। उस पल बिना एक भी शब्द कहे मैंने हमारे जीवन भर के साथ के लिए हामी भर दी थी। बाद में इन सभी सालों में मैं उन सभी प्रगतियों को देखकर कृतज्ञ महसूस
महसूस करती थी। 2015 में अब भी वॉल्टर रीड जाती थी, लेकिन मेरी हर यात्रा में ऐसा लगता था कि जख्मी योद्धाओं की संख्या कम हो गई है। संयुक्त राज्य ने विदेशों में जोखिम भरे काम के लिए बहुत कम संख्या में सेवा कर्मियों को भेजा था। बहुत कम जख्म जिन्हें मरहम की जरूरत थी, बहुत कम माएं टूटे दिल के साथ दिखाई देती थी। मेरे लिए यह प्रगति थी। प्रगति यह थी कि बीमारी की रोकथाम करने वाले केंद्रों में ऐसी रिपोर्ट आने लगी थी कि विशेष रूप से 2 से 5 साल के बच्चों में बचपन के मोटापे का असर कम होना दिखने लगा था। वे डेट्राइट में उच्च विद्यालय में बच्चे थे जिन्होंने कॉलेज साइनिंग दिवस को मनाने में मेरी मदद की थी। एक ऐसे छुट्टी के दिन जिसे हमने उनके आगे बढ़ने के विस्तार में उनकी मदद के लिए आयोजित किया था, जिस दिन वे युवा अपने कॉलेज के प्रति प्रतिबद्ध होंगे। प्रगति यह थी कि सर्वोच्च न्यायालय ने देश की स्वास्थ्य सेवा कानून के मुख्य हिस्से को चुनौती को अस्वीकार करने का निर्णय किया था। सुकून भरा था कि बराक घरेलू उपलब्धि सभी अमेरिकी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा उनके दफ्तर छोड़ने के बाद भी उतनी ही मजबूत और सशक्त रहेगा। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसने 8 लाख नौकरियों के नुकसान तो पहुंचाया था जब बराक ने व्हाइट हाउस में प्रवेश किया था, और वह वही लगभग 5 सालों में लगातार नौकरी के दरों में वृद्धि हो रही थी। इन सभी को मैंने उस प्रमाण के रूप में लिया कि एक देश के रूप में हम लोगों ने एक बेहतर सच का निर्माण करने के योग्य है, लेकिन अब भी हम उसी दुनिया में रह रहे थे जैसे यह है। न्यू टाउन के लगभग 1.5 साल बाद कांग्रेस के एक भी बंदूक नियंत्रण नियम को पारित नहीं किया था। बिन लादेन मारा जा चुका था, लेकिन ISIS प्रकट हो चुका था। शिकागो में मानव हत्या की दर नीचे जाने के बजाय ऊपर जा रही थी। मिसूरी के फर्गसन में एक अश्वेत किशोर जिसका नाम माइकल ब्राउन था की पुलिस ने हत्या कर दी थी और उसका शव घंटों तक सड़क के बीच में छोड़ दिया गया था। लकुवा मैकडोनल्ड नाम के एक अश्वेत बालक को शिकागो में पुलिस ने 16 बार गोली मारी थी, जिसमें उसकी पीठ पर मारी गई 9 गोलियां भी शामिल थी। एक अश्वेत लड़का जिसका नाम तामिर रईस था, वह भी खिलौने वाली बंदूक से खेलते हुए क्लीवलैंड की पुलिस द्वारा मारा गया। फेडरिक ग्रे का नाम एक अश्वेत आदमी बाल्टीमोर में पुलिस की निगरानी में लापरवाही के कारण मर गया था। स्टेटेन द्वीप पर गिरफ्तारी के दौरान जबरदस्ती गले से पकड़े जाने के कारण एरिक गार्नर नामक एक अश्वेत आदमी की मौत हो गई थी। ये सब कुछ अमेरिका में कुछ घातक और कभी न बदलने वाली प्रवृत्ति का प्रमाण था। जब बराक पहली बार चुने गए थे, तब कुछ समीक्षकों ने बड़ी सरलता के साथ घोषणा कर दी थी कि हमारा देश उत्तर जातीयता के युग में प्रवेश कर रहा है, जिसमें त्वचा का रंग मायने नहीं रखेगा। यह सब कुछ प्रमाण था कि वे कितने ज्यादा गलत थे, चूँकि अमेरिकी लोग आतंक के खतरों को लेकर कुछ ज्यादा ही सोचते थे। उनमें से बहुत सारे लोग इस बात को नहीं देख पा रहे थे कि नस्लवाद और जनजातीयता हमारे देश को अलग कर रहा है। 2015 के जून के दूसरे हिस्से में बराक और मैं एक और दुखी समुदाय से मिलने दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्सलैंड गए। इस बार एक पादरी जिनका नाम क्लेमोंडा प्रिंकी था, उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने। वह मारे गए उन 9 लोगों में से एक थे जिन्हें इस महीने की शुरुआत में अफ्रीकन मेथोडिस्ट स्पीकन चर्च, जिसमें फादर इमैनुअल भी कहा जाता था, में जातीय कारणों से उकसाई गई गोलीबारी में मार दिया था। पीड़ितों ने, जिसमें सभी अफ्रीकी अमेरिकी थे, उन्होंने एक रोजगार 21 वर्षीय श्वेत लड़के को, जो सबके लिए अजनबी था, उसने अपने बाइबल समूह में आमंत्रित किया था। वह उनके साथ कुछ देर तक बैठा रहा और फिर जब उस समूह के सभी लोगों ने प्रार्थना के लिए अपना सिर झुकाया तो वह खड़ा हुआ और गोलियां चलाने लगा। इसके बीच में उसने यह कहा था कि मुझे यह सब करना पड़ता है क्योंकि तुम लोग हमारी औरतों का बलात्कार करते हो और तुम लोग हमारे देश पर राज कर रहे हो। श्रद्धेय प्रिंकी के श्रद्धांजलि देने और समय की उस गहरी त्रासदी के बारे में बात करने के बाद बराक ने अविश्वसनीय कृपा की उस धीमी और आत्मीय मंडलीय का नेतृत्व करके सभी को चौंका दिया। इस आशा का एक सरल आह्वान था
इसको बनाए रखने के लिए एक पुकार। ऐसा लग रहा था कि उस कमरे में बैठे सभी लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। 6 साल से भी ज्यादा समय से बराक और मैं इस जागरूकता के साथ जी रहे थे कि हम एक प्रेरणा है। जिस तरह देश भर के अल्पसंख्यकों में राजनीति, व्यवसाय और मनोरंजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू कर दिया था, हमारा परिवार इसका सबसे प्रमुख उदाहरण बन गया था। व्हाइट हाउस में हमारी उपस्थिति को लाखों अमेरिकी लोगों द्वारा जश्न के रूप में मनाया जाता था, लेकिन इसने दूसरे लोगों के बीच डर और विद्वेष के अर्थ में प्रतिक्रिया के रूप में अपना योगदान भी दिया था। यह नफरत बहुत पुरानी और गहरी थी और उतनी ही खतरनाक जितनी यह शुरू में है। हम इसके साथ एक परिवार के रूप में रह रहे थे और हम इसके साथ एक देश के रूप में भी रह रहे थे और हम आगे बढ़ते रहे जितना हो सकता था उतनी इनायत के साथ। चार्ल्सटन में अंतिम संस्कार वाले दिन 26 जून 2015 संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया कि सभी 50 राज्यों में एक ही लिंग के जोड़ों को शादियां करने का अधिकार है। यह उस कानूनी लड़ाई का नतीजा था जो दशकों से एक ही राज्य से दूसरे राज्य, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में लड़ा जा रहा था और किसी भी दूसरे नागरिक अधिकारों की तरह इसमें भी कई लोगों की हिम्मत और लगन की जरूरत थी। उस पूरे दिन यहाँ वहाँ से मैंने इस निर्णय से खुश अमेरिकी लोगों से जुड़ी खबरें पढ़ी। सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर एक प्रफुल्लित भीड़ चिल्ला रही थी, प्यार की जीत हुई। जोड़े सिटी हॉल और कोर्ट के परिसर में एक साथ घूम रहे थे और उन चीज का आनंद ले रहे थे जो उनका संवैधानिक अधिकार था। के बार जल्दी खुल रहे थे। पूरे देश में सड़कों पर सतरंगे झंडे फहराए जा रहे थे। इन सभी खबरों ने दक्षिणी कैरोलिना में हमारे दुखी दिन को हल्का करने में मदद की। अपने घर व्हाइट हाउस लौटने के बाद हमने अंतिम संस्कार में पहने गए अपने कपड़े बदले और लड़कियों के साथ रात का खाना खाया और उसके बाद बराक ने टिटरी रूम में ESPN चालू किया और काम पर लगने के लिए गुम हो गए। मैं अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी, तभी मेरी नजर उत्तर दिशा की खिड़की में आने वाली बैंगनी रोशनी पर गई। उस समय मुझे याद आ रहा था कि हमारे कर्मचारियों ने व्हाइट हाउस को गौरव के झंडे वाले इंद्रधनुषी रंगों में जगमगा दिया था। खिड़की के बाहर देखने पर मैंने देखा कि पेंसिल्वानिया एवेन्यू के गेट के उस पार लोगों की एक बड़ी भीड़ गर्मी की उस शाम में रोशनी को देखने इकट्ठा हुई थी। उत्तर का हिस्सा कर्मचारियों से भरा हुआ था जो वहां आज देर रात तक रुके हुए थे ताकि व्हाइट हाउस को शादी की बराबरी के उत्सव में बदले हुए देख सके। इस निर्णय ने बहुत लोगों के दिलों को छुआ था। जहां मैं खड़ी थी वहां से मैं उल्लास के माहौल को देख सकती थी लेकिन कुछ सुन नहीं सकती थी। यह मेरी वास्तविकता का एक दूसरा पहलू था। व्हाइट हाउस एक शांत और मुहरबंद महल था और लगभग सभी आवाजें इसकी खिड़कियों और दीवारों की मोटाई से रुक जाती थी। मरीन वन हेलीकॉप्टर घर के एक तरफ आकर रुक सकता था। इसकी तेज धार वाली पंखियां तेज हवा का झोंका फेंककर पेड़ की शाखाओं को हिला देती थी, लेकिन घर के भीतर हम कुछ सुन नहीं पाते थे। अक्सर मुझे किसी यात्रा से बराक के वापस आने का पता उनके हेलीकॉप्टर की आवाज से नहीं बल्कि उसके तेल की गंध से लगता था जो किसी तरह घर के अंदर घुस आती थी। अक्सर मैं दिन के अंत में अपने घर के उस सुरक्षित वातावरण में रहकर खुश रहती थी, लेकिन आज की रात अलग महसूस हो रहा था, इतना ही विरोधाभासी जितना यह देश था। चार्ल्सटन के पूरे दिन दुख बिताने के बाद मैं उस विशाल पार्टी को देख रही थी जो मेरी खिड़की के बाहर शुरू हो गई थी। सैकड़ों लोग हमारे घर की तरफ देख रहे थे। मैं भी उसे उसी तरह देखने चाहती थी जैसा वे देख रहे थे। मैंने पाया कि मैं उस समारोह में शामिल होने के लिए अधीर हो गई थी। मैंने टिटरी रूम में अपना सिर घुसाया। क्या तुम बाहर जाकर रोशनी देखना चाहते हो? मैंने बराक से पूछा। वहाँ बाहर हजारों लोग खड़े हैं। वह हंसा। तुम जानती हो मैं यह हजारों लोगों के साथ नहीं कर सकता। साशा अपने कमरे से अपने आईपैड में घुसी हुई थी। क्या तुम मेरे साथ चलकर इंद्रधनुषी रोशनी देखना चाहती हो? मैंने पूछा। नहीं, अब मालिया बची थी जिसने मुझे
तुरंत हामी भरकर चौंका दिया। मैंने अपनी पंखों वाली औरत को ढूंढ लिया। हम अब एक साहस भरे काम के लिए जा रहे थे, बाहर जहाँ लोग जमा थे, और हम किसी की अनुमति लेने के लिए नहीं जा रहे थे। सामान्य नियम यह था कि हम जब भी बाहर जाने वाले होते, गुप्त सेवाओं के कर्मचारियों के साथ हम लिफ्ट में चढ़ते, चाहे यह नीचे जाकर फिल्म देखने का काम हो या कुत्तों को रात में सैर कराने का। लेकिन आज रात नहीं। मालिया और मैंने उस रात ड्यूटी पर तैनात सभी एजेंट को नजरअंदाज कर दिया और हमने किसी से भी आंखें नहीं मिलाई। हम लिफ्ट को छोड़ते हुए जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरने लगे। मैं उनकी जूतों की आवाज सुन सकती थी जो हमारे पीछे थे। एजेंट इसकी कोशिश कर रहे थे। मालिया ने मुझे एक शैतानी हंसी के साथ देखा था। उसे मेरे नियम को तोड़ते देखने की आदत नहीं थी। स्ट्रेट फ्लोर पर पहुंचने के बाद हम उत्तर की दिशा की छत पर जाने वाले लंबे ऊंचे दरवाजे की तरफ बढ़े और तभी हमें एक आवाज सुनाई दी। हेलो मैम, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? यह उस रात वहाँ तैनात सुरक्षा कर्मी क्लेयर फ्रॉकर थी। वह एक सहायक, मीठा बोलने वाली बर्नेटी महिला थी जिसके बारे में मुझे लगा कि वह हमारे पीछे उसे एजेंटों द्वारा हमारे बारे में बता दिया गया था, उन तंत्रों के माध्यम से जो वे अपनी कलाई पर बांधते थे। अपने लंबे कद को रोके बिना मैं उसकी तरफ अपने कंधों को मोड़ते हुए देखा। ओह, हम बाहर जा रहे थे, मैंने कहा, रोशनी देखने के लिए। क्लेयर की भौहें तन गई। हमने उसका ख्याल नहीं किया। दरवाजे पर पहुंचने के बाद मैंने उसका मोटा सुनहरा हैंडल पकड़ा और उसे खींच दिया, लेकिन दरवाजा खुला नहीं। 9 महीने पहले एक घुसपैठिया हाथ में छुरा लिए किसी तरह 4 दीवारों को फांदकर अंदर कूद गया था और स्टेट फ्लोर से दौड़ता हुआ सुरक्षा एजेंटों द्वारा पकड़े जाने से पहले इसी दरवाजे से जबरदस्ती अंदर घुसने वाला था। इसी प्रतिक्रिया में सुरक्षा कर्मियों ने इस दरवाजे पर ताला लगाना शुरू कर दिया। मैं अपने पीछे खड़े उस समूह की तरफ मुड़ी जिसमें एक सफेद कमीज और काली टाई पहने हुए गुप्त सेवा अधिकारी भी था। आप इसे किस तरह खोलते हैं? मैंने कहा। किसी खास व्यक्ति से नहीं, इसकी चाबी होगी, मैम, क्लेयर ने कहा। मैं नहीं जानती हूँ कि आप यह दरवाजा खोलना चाहती है। अभी सभी नेटवर्क की खबरें वाले कैमरे व्हाइट हाउस की उत्तर दिशा में लगे हुए हैं। उसकी बात सही थी। मेरे बाल खराब थे। मैंने शॉर्ट्स की, टी शर्ट की और चप्पल पहनी हुई थी। लोगों के सामने जाने लायक कपड़े में बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, मैंने कहा, लेकिन हम वहाँ सबसे छिपकर नहीं पहुँच सकते हैं। मालिया और मैं अब योद्धा बन चुके थे। अब हम अपनी मंजिल को छोड़ना नहीं चाहते थे। हम खुद को बाहर लेकर जाना चाहते थे। तभी किसी ने हमें सबसे निचले तल के दरवाजे का सुझाव दिया जहाँ से खाना और ऑफिस की चीजें पहुँचाने का ट्रक आते हैं। हमारा जत्था उस तरफ जाने लगा। मालिया ने अपनी बाहें मेरी बाहों से फंसा रखी थी। अब हम चंचल थे। हम बाहर जा रहे हैं, मैंने कहा। हाँ, हम बाहर जा रहे हैं, उसने कहा। हम मार्बल की सीढ़ियों और लाल कालीन से उतरकर जॉर्ज वॉशिंगटन और बेंजामिन फ्रैंकलिन की मूर्तियों से गुजरकर रसोई पार कर रहे थे। तभी अचानक हम बाहर थे। गर्मी की उस उम्र भरी हवा हमारे चेहरे पर पड़ी। मैं बगीचों में उड़ने वाले कीड़ों को देख पा रही थी और अब हम वहाँ लोगों का हुजूम था। लोग लोहे के गेट के ऊपर इस तरह चिल्ला रहे थे और जश्न मना रहे थे। अपने घर से निकलने में हमें 10 मिनट लगे, लेकिन हम बाहर आ गए थे। हम बाहर थे, बगीचे के एक हिस्से में खड़े हुए, लोगों की नजरों से दूर, लेकिन गर्व से चमचमाता हुआ व्हाइट हाउस का वह सुंदर इंद्रधनुषी रूप हमें बहुत नजदीक से दिखाई दे रहा था। मालिया और मैं एक दूसरे पर झुक गए। हम खुश थे कि हमने अपना रास्ता खोज निकाला था। जैसा कि राजनीति में होता है, नई हवाएं अभी से एकत्रित होकर बहना शुरू हो गई थी। 2015 के बसंत तक अगला राष्ट्रपति चुनाव अभियान जोरों से शुरू हो चुका था। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ काफी भीड़ थी, जिसमें गवर्नर जॉन कसीस और क्रिस क्रिस्टी और सीनेटर डेडकर्स और मार्को के साथ दर्जन भर अन्य लोग भी शामिल थे। बसी डेमोक्रेट अपने रास्ते बहुत जल्द ही संकुचित करते हुए हिलेरी और एक
उदारपंथी सीनेटर और वर्मार्ट के लंबे समय तक स्वतंत्र सीनेटर के रूप में काम कर चुके बर्नी के बीच विकल्प का चुनाव करने के लिए तैयारी कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा गर्मियों की शुरुआत में मैनहट्टन के ट्रंप टावर में और मैक्सिकी अप्रवासियों के विरोध के रथ पर सवार होकर कर दी थी। उन्होंने उन्हें बलात्कारी कहा था, साथ ही असफल भी। उन्होंने कहा था कि ये लोग देश को चला रहे थे। मुझे लग रहा था कि वह वहां खड़ा होकर मीडिया का ध्यान खींच रहे थे क्योंकि वह ऐसा कर सकते थे। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिससे यह लग रहा था कि देश को चलाने की बात को लेकर वह गंभीर है। मैं अभियानों को देख रही थी, लेकिन उस सूची से नहीं जितना मैं पिछले सालों में किया था। इसके बदले में मैंने प्रथम महिला के रूप में अपनी चौथी शुरुआत, जिसका नाम लड़कियों को सीखने दो था, को लेकर काम करने में व्यस्त थी और जिसका उद्घाटन बराक और मेरे साथ मिलकर पिछले बसंत में किया था। यह एक महत्वाकांक्षी, दूर तक फैली हुई सरकार की कोशिश थी जिसका मुख्य ध्यान दुनिया भर की किशोर लड़कियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना था। प्रथम महिला के अपने लगभग 7 साल के समय में मैं बार बार दुनिया की नौजवान औरतों की प्रतिज्ञा और संवेदनशीलता से प्रभावित होती थी। एलिजाबेथ गैडर एंडरसन स्कूल से मिलने वाली उन प्रवासी लड़कियों से लेकर मलाला, पाकिस्तानी किशोरी जिसे तालिबानियों ने बुरी तरह से प्रताड़ित किया था और जो लड़कियों की शिक्षा को लेकर अपनी बात कहने, और बराक मुझे और मालिया से मिलने व्हाइट हाउस आई थी। मैं डर गई थी जब मलाला ने हमारे आने के लगभग 6 महीने बाद अतिवादी समूह बोको हराम के लोगों के 276 नाइजीरियाई स्कूलों की लड़कियों का अपहरण कर लिया था। उनका संदेश नाइजीरिया परिवार को अपनी बेटियों को स्कूल भेजने से डराना था। इस घटना ने पूरे राष्ट्रपति काल में पहली और आखिरी बार मुझे बात कहने के लिए प्रेरित किया था कि देश के साथ अपने साप्ताहिक संवाद में बराक भावनात्मक रूप से कहे कि दुनिया भर की लड़कियों की सुरक्षा और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए हम किस तरह कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। यह सब मुझे निजी महसूस हो रहा था। शिक्षा ही मेरी जिंदगी में बदलाव का प्राथमिक कारण थी, दुनिया में मुझे ऊंचाई तक पहुंचाने का जरिया। मैं इस बात से आहत थी कि बहुत सारी लड़कियां दुनिया भर में 9.8 करोड़ से भी अधिक ऐसे यूनेस्को का आंकड़ा था के पास शिक्षा उपलब्ध नहीं थी। कुछ लड़कियां इसलिए स्कूल नहीं जा पाती थी क्योंकि उनके परिवार में काम की जरूरत थी। कभी कभी सबसे नजदीकी स्कूल बहुत दूर था या बहुत महंगा, और वहां पहुंचने के क्रम में उनके साथ दुष्कर्म होने का खतरा भी था। बहुत सारे मामले में घुटन भरी लिंग भेदी नियम और आर्थिक कारण से कई लड़कियां अशिक्षित रह जाती है, जो प्रभावी ढंग से उन्हें भविष्य के अवसरों से बाहर कर देता था। ऐसा लगता था कि यह विचार आश्चर्यजनक ढंग से दुनिया के कुछ हिस्सों में मौजूद है कि लड़कियों को स्कूल भेजना लाभदायक नहीं है। तब भी जब शोध लगातार यह दिखा रहा था कि लड़कियों और औरतों को शिक्षित करने और उन्हें काम के क्षेत्र में जाने देने से देश का सकल घरेलू उत्पाद GDP तेजी से बढ़ रहा है, बराक और मैं प्रतिबद्ध थे कि समाज के युवा औरतों के महत्वता और उसको लेकर मौजूदा सोच में बदलाव लाना है। उन्होंने अपने प्रशासन में सभी हिस्सों से लाखों डॉलर USAID और शांति संगठन के लिए प्रतिबंधित किए, जिसमें से राज्य, श्रमिक और कृषि जैसे विभाग शामिल थे। हम दोनों एक साथ मिलकर दूसरे देशों की सरकारों से लड़कियों की शिक्षा में मदद के लिए योजना बनाने के लिए बातें कर रहे थे और साथ ही निजी कंपनियों और विचार मंचों को इस विषय के प्रति प्रतिबद्ध होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। इस समय मैं जान गई थी कि किसी विशेष कारण के लिए अपनी आवाज कैसे तेज की जाती है। यह सामान्य था। मैं समझ गई थी कि अमेरिकी लोग दूसरे देश के लोगों द्वारा किए गए संघर्षों से कटा हुआ महसूस करते थे, इसीलिए मैंने उसे घर में लाने की कोशिश की। मैंने प्रतिष्ठित लोगों जैसे स्टीवन कॉलबर्ट को बुलाया और आयोजनों में और सोशल मीडिया में उनकी प्रसिद्धि की ताकत का प्रयोग करने के लिए कहा। मैंने
जूनेल मोनाई, ज़ेंडिया, केली कॉस्नेल और अन्य प्रतिभाओं को डायन वॉर्नर द्वारा किए गए आकर्षक गाने दिस इज फॉर माई गर्ल का एल्बम बनाने और लाने के लिए तैयार किया, और जिनका अगला कदम विश्व में लड़कियों की पढ़ाई के लिए फंड जुटाना था। और अंत में मुझे ऐसा कुछ करना था जिससे मुझे थोड़ा डर लग रहा था। मुझे गाना गाना था। उस रात देर तक चल रहे जेम्स कॉर्डे द्वारा संचालित हंसोड कारपूल कराओके श्रृंखला में हिस्सा लेना था। हम दोनों काले एसयूवी में साउथ लॉन में चक्कर काट रहे थे। हम जोर से जा रहे थे। एक बेल्ट पहन रहा था, साइंड सील्ड डिलीवर्ड, मैं तुम्हारी हूँ, सिंगल लेडीज, और अंत में वह कारण जिसकी वजह से मैंने यह करने के लिए हाँ कहा था, दिस इज फॉर माई गर्ल्स, जिसमें मेहमान के रूप में शामिल होने वाली मिसी एलियट गा रही थी, जो पिछली सीट पर चली गई और हमारे साथ गाने लगी। मैंने अपने इस कराओके सत्र के लिए कई सप्ताह तक गंभीरता से अभ्यास किया था, गाने का हर सुर याद किया था। इसका उद्देश्य यह था कि यह मस्ती और हल्का फुल्का लगे, लेकिन इसके पीछे हमेशा की तरह काम और बड़ा उद्देश्य निहित हो। लोगों को इस मामले में लगातार जोड़े रखना। जेम्स के साथ गायन के मेरे हिस्से को अगले 3 महीने के अंतर YouTube पर 45 लाख बार देखा गया, और यह कोशिश हर हिस्से को सार्थक कर रहा था। 2015 में बराक, बच्चियां और मैं क्रिसमस मनाने हवाई चले गए, जैसा कि हम हमेशा करते थे। हमने एक बड़ी खिड़की वाला घर किराए पर लिया था, जहां से बाहर का समंदर दिखाई देता था, और वहां हमारे परिवार और मित्र मंडली के सदस्य भी शामिल हो गए थे, जैसा कि पिछले 6 सालों से लगातार हम करते आ रहे थे। क्रिसमस वाले दिन हमने थोड़ा समय निकाला और सर्विस के सदस्यों और उनके परिवार वालों के साथ हम नजदीक के मरीन पुलिस केंद्र में गए, और जैसा कि यह शुरू से ही होता आया है, बराक के लिए छुट्टियां आंशिक छुट्टियां ही थी, मुश्किल से कही जाने वाली छुट्टी। सच में उन्होंने फोन पर बातें की, रोज की खबर के लिए बैठे और सुझाव समिति के लोगों, सहयोगियों और भाषण लिखने वालों के साथ संवाद किया, जो पास के किसी होटल में रुके हुए थे। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता था कि उन्हें यह याद रहता था कि पूरी तरह मस्ती करने का समय आ गया है, या इसके खत्म हो जाने के बाद हम में से कोई एक ऐसा रास्ता खोज पाएगा। यह सब कैसा महसूस होता है? मुझे आश्चर्य होता है कब हम किसी जगह उस आदमी के बिना जाएंगे जो हमेशा न्यूक्लियर फुटबॉल अपने साथ लेकर चलता है। हालांकि मैं खुद को थोड़े बहुत सपने देखने की अनुमति देती थी, लेकिन मैं अब भी इसकी कल्पना नहीं कर पाती थी कि इसमें से कोई भी किस तरह खत्म होगा। व्हाइट हाउस में हमारा अंतिम साल शुरू होने के लिए वॉशिंगटन लौटते समय हम जानते थे कि सुई के कांटे तेजी से चल रहे हैं। मैंने वहां से शुरू किया जो अंतिम की लंबी श्रृंखला थी। गवर्नर का अंतिम भोज, अंतिम ईस्टर एग रोल, व्हाइट हाउस का अंतिम पत्रकार भोज। बराक और मैंने ब्रिटेन की हमारी अंतिम यात्रा की, जिसमें हमारे दोस्त महारानी से एक छोटी सी मुलाकात भी शामिल थी। बराक महारानी एलिजाबेथ को लेकर हमेशा एक विशेष भाव रखते थे। यह कहते थे कि वह उनकी व्यवहारवादी दादी माँ टूट की याद दिलाती थी। मैं निजी रूप से उनकी कुशलता और जीवन भर जनता की आंखों में स्पष्ट दिखाई देने के उनके उस गुण से प्रभावित थी। कुछ साल पहले एक दिन बराक और मैं उनके और राजकुमार फिलिप के साथ लोगों की कतार के सामने खड़े थे। मैं हतप्रभ होकर देख रही थी कि महारानी ने किस तरह लोगों के हुजूम को दोस्ताना और संक्षिप्त अभिवादन के साथ प्रतिबंधित किया, जिसकी वजह से आगे बातचीत के लिए कोई जगह नहीं बची थी। वहीं बराक सौम्य असफल की तरह दिख रहे थे, लगभग बातचीत को आमंत्रित करते हुए और फिर अव्यवस्थित ढंग से लोगों के सवाल का जवाब देते हुए, और इसकी वजह से कतार बिगड़ रही थी। इस आदमी से सालों पहले मिलने के बाद अब तक मैं बस यही कोशिश कर रही थी कि वे जल्दी करें। अप्रैल 2016 की एक दोपहर हम दोनों ने लंदन में अमेरिकी राजदूत के दूतावास से शहर के पश्चिम में स्थित विंडसर कैसल जाने के लिए हेलीकॉप्टर लिया। हमारी अग्रिम टीम ने हमें निर्देश दिया था कि वहां उतरने के बाद महारानी और राजकुमार फिलिप हमसे वहां मिलना चाहते हैं, और उसके बाद वे निजी रूप से गाड़ी चलाकर हमें दोपहर का खाना खिलाने कैसल ले जाना चाहते हैं। हमेशा
की तरह ही हमें समय से पहले प्रोटोकॉल बता दिया गया था। उनकी गाड़ी में बैठने से पहले हमें उन शाही लोगों का आधिकारिक रूप से अभिवादन करना था। मैं 94 वर्ष के राजकुमार फिलिप के साथ अगली सीट पर बैठूंगी जो गाड़ी चलाने वाले हैं, और बराक महारानी के साथ पिछली वाली सीट पर उनके बगल में बैठेंगे। 8 सालों से अधिक समय में यह पहली बार हो रहा था जब गुप्त सेवा एजेंटों के अलावा कोई दूसरा आदमी हमारी गाड़ी चला रहा था, या हम एक साथ किसी ऐसी गाड़ी में सवार थे जिसमें कोई एजेंट नहीं था। यह हमारे सुरक्षा टीम और उसी तरह हमारी अग्रिम सूचना टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक हो रहा था, जो लगातार बिना रुके हमारी बातचीत और गति पर लगातार नजर बनाए हुए थे और इस बात को सुनिश्चित कर रहे थे कि छोटी से छोटी चीज सही लगे और सरलता से निप जाए। जब हमने महल की जमीन पर अपना कदम रखा और उन्होंने नमस्ते कहा, तो महारानी ने लगभग सभी चीजों को नजरअंदाज करने के लिहाज से मुझे अपनी रेंज रोवर की पिछली सीट पर बैठने के लिए इशारा कर दिया। मैं ठिठक गई और यह याद करने की कोशिश करने लगी कि किसी ने मुझे इस स्थिति के लिए तैयार होने के लिए कहा था, या कि ज्यादा सहज यह होगा कि मैं उनके अनुसार करूं, या फिर इस बात पर जोर दूं कि बराक उनके बगल में बैठेंगे। महारानी ने तुरंत मेरे संशय को भांप लिया और उन्हें किसी तरह का कोई संशय नहीं था। क्या आपको उन्होंने इसके लिए किसी तरह का नियम बताया है? उन्होंने कहा और अपना हाथ हिलाते हुए सभी प्रकार के झंझट को खत्म कर दिया। वह बकवास है। वहाँ बैठिए जहाँ आप बैठना चाहती है। मेरे लिए शुरुआत का भाषण देना बहुत अधिक महत्वपूर्ण था, लगभग बसंत के उस पवित्र रिवाज की तरह। हर साल मैं इस तरह कई भाषण देती थी जिनमें मैं हाई स्कूल और कॉलेज में होने वाले समारोहों को चुनाव करती थी। इसके लिए मैं उस तरह के हाई स्कूल को ज्यादा ध्यान देती थी जो ऊंचे दर्जे के वक्ताओं को आमंत्रित नहीं करते थे। 2015 में मैं शिकागो के दक्षिण दिशा में स्थित किंग कॉलेज प्रेप के दीक्षांत समारोह में गई। यह एक ऐसा हाई स्कूल था जहां से हादिया पढ़ाई कर सकती थी अगर वह ज्यादा दिनों तक जीवित रह जाती। समारोह में उसकी आत्मा को एक खाली कुर्सी द्वारा दिखाया गया था जिसे उसके साथ पढ़ने वाले उसके दोस्तों ने सूरजमुखी के फूल और बैंगनी रेशे से सजा दिया था। प्रथम महिला के रूप में उद्घाटन भाषण के अंतिम सत्र में मैंने मिसिसिपी के जैक्सन स्टेट यूनिवर्सिटी में भाषण दिया। यह भी एक ऐतिहासिक अश्वेत स्कूल था और इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैंने वहां उत्कृष्टता के सभी प्रयास किए। मैंने न्यूयॉर्क सिटी के कॉलेज में विविधता और अप्रवास पर जोर देते हुए अपनी बात कही, और मई 26 को जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की थी, मैं न्यू मैक्सिको में थी और उन मूल अमेरिकी छात्रों के साथ बातचीत कर रही थी जो छोटे आवासीय हाई स्कूल से पढ़ रहे थे और उनमें लगभग सभी आगे जाकर कॉलेज में दाखिला लेने वाले थे। प्रथम महिला के रूप में मेरे अनुभव जितने गहरे थे, नस्ल और लिंग के आधार पर हाशिए पर होने के अर्थ में उतने ही साहस से और ईमानदारी से भरे हुए थे। मेरा इरादा युवा लोगों को समाचार और राजनीतिक बातों में समाहित नफरत के संदर्भों के बारे में बताना और आशा बनाए रखने के लिए उन्हें कारण देना था। मैं दुनिया को अपने और अपने काम के बारे में सिर्फ एक संदेश देने की कोशिश कर रही थी कि शायद मैं बहुत कुछ ही स्वार्थी जैसा महसूस कर रही थी, और यह था कि मैं अदृश्यता के बारे में जानती थी। मैंने अदृश्यता को जिया था। मैं गुमशुदगी के इतिहास से आई थी। मुझे यह कहना पसंद था कि मैं जिन रॉबिन्सन नामक एक गुलाम की परपोती थी जिन्हें संभवतः दक्षिण कैरोलिना के किसी बगीचे में बिना नाम वाले कब्र में दफनाया गया था, और अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए उन बच्चों के सामने मंच पर खड़े होकर मैंने इस विचार का प्रस्ताव किया कि कम से कम किसी तरह यह संभव था कि अदृश्यता को हटाया जा सके। बसंत के अंतिम समारोह जिसमें मैं शामिल हुई थी वो मेरा निजी था। सिडवेल फ्रांस में मालिया का दीक्षांत जो जून के गर्म दिन में आयोजित किया गया था। हमारे करीबी मित्र एलिजाबेथ अलेक्जेंडर जो कवि है और जिन्होंने बराक के पहले शपथ ग्रहण के लिए कविता भी लिखी थी, उन्होंने उस साल क्लास के बच्चों से बातचीत की और इसका मतलब यह था कि बराक और मैं पीछे बैठकर सब कुछ महसूस कर रहे थे। मुझे मालिया पर गर्व था जो जल्दी ही अपने दोस्तों के साथ छुट्टी मनाने
यूरोप जाने वाली थी। 1 साल के अंतराल के बाद उसने हार्वर्ड में नामांकन लिया। मुझे साशा पर भी गर्व था, जो उस दिन 15 साल की हो गई थी और अपने जन्मदिन की पार्टी के उपलक्ष्य में बियोंसे के संगीत कार्यक्रम में जाने के लिए उल्टी गिनती शुरू कर चुकी थी। वह गर्मियों में ज्यादा समय कुछ पारिवारिक दोस्तों के साथ मार्था के अंगूर के बगीचों में बिताने वाली थी, जब तक कि बराक और मैं छुट्टियों के लिए वहां पहुंच न जाए। मुझे अपनी माँ पर भी गर्व था, जो वहां सूरज की किरणों में काली ड्रेस और ऊंची हील वाले जूते पहनकर मेरे करीब बैठी थी और जो व्हाइट हाउस में अपने जीवन को प्रतिबंधित करते हुए अपनी पहचान बनाए हुए हमारे साथ दुनिया की सैर कर रही थी। मुझे हम सब पर गर्व था। हमने लगभग सब कुछ कर लिया था। मुड़ने वाली कुर्सी पर बराक मेरे बगल में बैठे थे। जैसे ही मालिया मंच को पार करके अपनी डिप्लोमा डिग्री प्रपत्र लेने आगे बढ़ी, मैं बराक के धूप वाले चश्मे के पीछे भी उनकी नम आंखें देख पा रही थी। मैं जानती थी कि वह थके हुए थे। 3 दिन पहले उन्होंने लॉ स्कूल के एक दोस्त के लिए प्रशंसा भाषण दिया था, जिन्होंने व्हाइट हाउस में उनके साथ काम भी किया था। 2 दिन बाद कुछ अतिवादियों ने फ्लोरिडा में ऑर्लैंडो में एक गे नाइट क्लब में आग लगा दी थी, जिनमें 49 लोग मारे गए थे और 53 लोग घायल हुए थे। उन्होंने अपने काम की गरिमा को कभी कम होने नहीं दिया। वह एक अच्छे पिता थे, बहुत हद तक उसी तरह बने रहे जैसे कि उनके खुद के पिता कभी नहीं हो सके थे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी थी इस सफर में जिनका उन्होंने त्याग किया था। उन्होंने एक राजनेता के रूप में पितृत्व वाले जीवन में प्रवेश कर लिया था। उनके मौलिक अवयव और उनकी जरूरतें हमेशा हमारे साथ ही रही थी। यह थोड़ा ज्यादा दुखदायक था कि अब उनके पास और अधिक स्वतंत्रता और आजादी होने वाली थी, क्योंकि हमारी बेटियों ने अब हमसे दूर जाना शुरू कर दिया था। लेकिन हमें उन्हें जाने देना था। यह उनका भविष्य था, वैसा ही जैसा होना चाहिए था। जुलाई के अंतिम सप्ताह में अपनी हवाई यात्रा के दौरान एक और घातक आंधी से होकर गुजरी, जब मैं डेमोक्रेटिक समारोह में अंतिम बार भाषण देने फिलाडेल्फिया जा रही थी। वहां पहुंचने में अपने रास्ते में हवाई जहाज बहुत बुरी तरह से हिल रहा था। यह अब तक का सबसे बुरा झटका था जो मैंने महसूस किया था। और वही हमारी संवाद निदेशिका कैरायल मॉरेंस, जो गर्भवती थी, इस बात से चिंतित थी कि इन झटकों से उन्हें प्रसव पीड़ा न शुरू हो जाए, और मेलिसा, जो सामान्य स्थितियों में बहुत अच्छी उड़ान भरने वाली महिला थी, अपनी सीट पर बैठकर कांप रही थी। और उस वजह से मैं भी यह सोच पा रही थी कि बस मुझे जितनी जल्दी हो सके नीचे उतार दो कि मैं अपना भाषण का अभ्यास कर सकूं। हालांकि मैं इन बड़े मंचों पर बहुत पहले से ही सहज हो चुकी थी, फिर भी मुझे तैयारी करने में आराम का एहसास होता था। 2008 में जब बराक पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे, समारोह में दिए जाने वाले भाषण का मैंने तब तक अभ्यास किया था जब तक बोलने में भी अल्प विराम का प्रयोग नहीं करने लगी थी। ऐसा लग रहा था क्योंकि मैंने आज तक कभी टेलीविजन पर सीधे तौर पर भाषण नहीं दिया था, और साथ ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा निजी सम्मान बहुत ऊंचा था। मैं मंच पर उस घटना के बाद चढ़ रही थी जिसमें मुझे एक गुस्से वाली अश्वेत महिला, जो अपने देश को प्रेम नहीं करती है, घोषित किया गया था। उस रात मेरे भाषण में मुझे मानवता का बोध कराने का अवसर प्रदान किया, यह बताने का अवसर दिया कि मैं कौन थी, अपने बारे में गढ़ी हुई बातें और पूर्वाग्रहों को अपने शब्दों से तोड़ने का मौका दिया। 4 साल बाद उत्तर कैरोलिना के शार्लट के समारोह में बराक के प्रथम सत्र के बारे में अपनी राय बहुत गंभीरता से दे दी थी। कैसे वह अभी भी उन्हीं सिद्धांतों पर चलने वाला आदमी है जिससे मैंने शादी की थी। कैसे मैंने यह महसूस किया था कि राष्ट्रपति होने से आपके अस्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, यह उसके सामने लाता है जो आप होते हैं। कई बार मैं हिलेरी क्लिंटन के लिए प्रचार कर रही थी, जो 2008 के प्राथमिक चुनाव में उनकी कठोर प्रतिद्वंदी थी, जो उनकी ईमानदारी और प्रभावी विदेश मंत्री भी रही। मैंने उतना जुनून किसी दूसरे उम्मीदवारों के लिए कभी नहीं महसूस किया था जो मैंने अपने पति के लिए किया था, जिसके कारण मुझे दूसरों के लिए प्रचार करने में बहुत मुश्किल होती थी। हालांकि राजनीतिक दायरे में किसी चीज पर या किसी के बारे में बोलने की स्थिति में मैंने खुद के लिए एक कोड बना दिया था। मैंने वही कहा जिस पर मुझे पूरी तरह विश्वास करती
करती हूँ और जिसे मैं पूर्णतः महसूस किया था। हम उस जगह पहुँचे और मैं जल्दी से समारोह केंद्र के लिए रवाना हुई ताकि कपड़े बदलने और कम से कम 2 बार अपना भाषण पढ़ने का समय मिल जाए। और फिर मैं बाहर आकर अपना सच कहा। मैं व्हाइट हाउस के शुरुआती दौर में अपनी बेटियों को बड़ा करने के अपने डर की बात की और साथ ही यह भी कि किस तरह मैं गर्व महसूस करती हूँ कि वे अब बुद्धिमान किशोर लड़कियां बन चुकी है। मैंने कहा कि मैंने हिलेरी पर भरोसा किया क्योंकि वह राष्ट्रपति पद की जरूरतों को समझती है और उनका स्वभाव नेतृत्व करने वाला है, और इसीलिए क्योंकि वह उतनी ही योग्य है जितना कि इतिहास के दूसरे उम्मीदवार। मैंने यह भी कहा था कि यह कठिन चुनाव देश के सामने प्रस्तुत किया जा चुका है। बचपन से ही मेरा यह विश्वास था कि बदमाशों के विरोध में बोलना और साथ ही उनके स्तर पर नहीं गिरना बहुत महत्वपूर्ण है। और स्पष्ट कर दूं कि हम अब एक बदमाश के विरोध में थे, एक ऐसा आदमी जो वास्तविक रूप से अपनी हर बातचीत में दूसरी चीजों के साथ ही अल्पसंख्यकों की बेइज्जती करता था और युद्ध के कैदियों का अपमान करता था और साथ ही हमारे देश की गरिमा पर सवाल उठाता है। मैं चाहती थी कि अमेरिकी लोग यह समझे कि इन शब्दों का अर्थ क्या था, कि उनके टीवी से निकलने वाली नफरत की भाषा हमारे देश का सच नहीं है और हम इसके खिलाफ मतदान कर सकते हैं। मैं गरिमा के लिए लोगों से अपील करना चाहती थी, यह विचार कि एक देश के रूप में हम उन मूल चीजों को बचा सकते हैं जिन्होंने कई पीढ़ी पहले मेरे परिवार को बचाया था। हम सभी के अंदर गरिमा हमेशा बनी रही है। यह एक चुनाव था और हमेशा आसान भी नहीं था, लेकिन जिन लोगों ने मेरे सम्मान के लिए उन सभी के जीवन भर बार बार हर दिन इस गरिमा को बचाए रखा। एक सिद्धांत था जिस पर बराक और मैंने जीने की कोशिश की थी और मैंने उस रात मंच से सिद्धांत को लोगों के सामने प्रस्तावित कर दिया, जब वे नीचे जाएंगे हम ऊंचे होते जाएंगे। चुनाव के सिर्फ 2 महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो टेप प्रसारित हो गया जिसमें उन्होंने 2005 में एक टीवी उद्देशिका को शारीरिक रूप से परेशान करने की हद तक खींच लिया था और साथ ही घटिया भाषा का भी इस्तेमाल किया था कि इसने मीडिया को इस उलझन में डाल दिया था कि गरिमा का मापक बचाने के लिए किस तरह के समाचार के रूप को दिखाया जाए। अंत में उम्मीदवार की आवाज को जगह देने के नाम पर गरिमा के मानक को बहुत नीचा कर दिया गया था। जब मैंने इसके बारे में सुना, मैं इस पर भरोसा नहीं कर पाई और फिर उस टैप के पुरुष प्रधान मजाक और भद्देपन में एक जाना पहचाना दर्द था। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं और इससे निकाल भी सकता हूं। यह नफरत की भाषा थी जिसे अक्सर नम्र लोगों की दुनिया से बाहर रखा जाता था, लेकिन यह तब भी हमारे कथाकथित जागरूक समाज में संकीर्णता के रूप में जीवित है। इतना जीवंत और स्वीकृत कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा कोई भी इंसान इस बारे में बात करने की क्षमता रखता है। हर वह औरत जिसे मैं जानती हूँ इस बात को मानती है। हर वह आदमी जिसे गैर कहा जा रहा था इसे जानता था। यह लगभग वह था जिसको लेकर हम में से बहुत से लोगों ने यह उम्मीद की थी कि हमारे बच्चे यह सब कभी नहीं झेलेंगे, लेकिन शायद अब भी उन्हें यह झेलना होगा। प्रभुत्व, यहाँ तक कि इतना खतरा कि अमानवीयता का एक स्वरूप है। यह सत्ता का सबसे गंदा रूप है। उस टैप को सुनने के बाद मेरे शरीर में गुस्सा कांपने लगा। अगले सप्ताह मुझे हिलेरी के लिए एक प्रचार अभियान में भाषण देना था और उनकी योग्यता के बारे में सीधे बात करने की तुलना में मैं यह महसूस कर रही थी कि वहाँ मौजूद लोगों को सीधे तौर पर ट्रंप के शब्दों के हवाले से संबोधित करूं ताकि अपनी बात से उनकी बात का खंडन कर सकूं। वॉल्टर रीड अस्पताल के कमरे में जहां मेरी मां का पीठ का ऑपरेशन हुआ था, बैठे हुए मैंने अपनी टिप्पणियों पर काम किया और मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। अब तक बहुत बार मेरा मजाक बनाया जा चुका था, मुझे डराया जा चुका था और अश्वेत होने के कारण और औरत होने के कारण और अपनी बात रखने के कारण मुझे दबाया भी जा चुका था। मैंने
अपने शरीर को लेकर जो वास्तविक जगह मैं इस दुनिया में घिरती हूँ सीधे तौर पर किए गए मजाक को सहा था। मैंने यह देखा था कि बहस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप हिलेरी क्लिंटन का पीछा करते हैं। जैसे ही वो बोलने लगती है उसका पीछा करने लग जाते, उनके बहुत पास खड़े हो जाते, जैसे वह अपनी उपस्थिति से उनका कद छोटा करना चाह रहे हो। मैं तुम्हें चोट पहुंचाकर इससे निकाल सकता हूँ। औरतों की इस तरह की बेइज्जती जीवन भर भुगतान करनी पड़ती है। सीटी बजाकर छेड़ने के रूप में, टोहने के रूप में, जबरदस्ती छूने के रूप में और इस तरह की चोटों के रूप में जो कभी ठीक नहीं होती है। वो हमारी शक्ति को निचोड़ लेती है। यह बातें हमें आघात करती है। दूसरे तरीकों से यह सब जमा होती रहती है। हम हर जगह अपने साथ लेकर चलते हैं, स्कूल से लेकर काम पर जाने तक, घर में अपने बच्चों के बड़ा होने के दौरान, अपने पूजा की जगह और हर उस समय जब हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं। मेरे लिए ट्रम्प की वह टिप्पणी एक दूसरा झटका थी। मैं उसके इस संदेश को इस तरह नहीं जाने दे सकती थी। कुशल भाषण लेखक सराह हर्विस, जो हमारे साथ 2008 से है, के साथ काम करके मैंने अपने गुस्से को शब्द का रूप देना शुरू किया। और फिर जब मेरी माँ अपने ऑपरेशन से ठीक हो गई, मैंने वह भाषण अक्टूबर में एक दिन न्यू हैम्पशायर में मैनचेस्टर में दिया। वह एक बहुत ही अधिक ऊर्जावान भीड़ से बात करते हुए मैंने अपनी भावनाएं स्पष्ट की। यह सामान्य नहीं है, मैंने कहा। यह हमेशा की राजनीति भी नहीं है। यह अपमानजनक है और यह असराहनीय है। मैंने अपने गुस्से को और डर को अपने आत्मविश्वास के साथ इस चुनाव के साथ अमेरिकी लोग अपने चुनाव के सही प्रकृति को समझ चुके हैं कि उन्होंने दो में से किसी को कैसे चुनना है, और इस तरह मैंने अपनी बात को सही तरीके से व्यक्त किया। उस भाषण को देते हुए मैंने अपना पूरा दिल निकाल कर रख लिया था। फिर मैं वहाँ से वॉशिंगटन वापस आ गई, यह प्रार्थना करते हुए कि लोगों ने मुझे सुना होगा। पतझड़ का मौसम था। बराक और मैं जनवरी में हमारे नए घर जाने की योजना बनाने लगे। हमने यह निर्णय लिया था कि हम तक वॉशिंगटन में रहेंगे जब तक कि साशा सिडवेल में अपना हाई स्कूल खत्म न कर ले। इस दौरान मालिया ने अपने 1 साल की छुट्टी पर दक्षिणी अमेरिका में थी और राजनीतिक प्रभाव से इतनी दूर हो सके उतनी दूर जाकर अपनी स्वतंत्रता का मजा ले रही थी। ईस्ट विंग के अपने कर्मचारी से मैंने यह विनती की कि उन्हें मजबूत रहने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें नई नौकरी ढूंढने के बारे में भी सोचना था। तब भी जब हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच झगड़ा हर दिन गंभीर और खराब होता जा रहा था। 7 नवंबर 2016 को चुनाव के शाम के पहले बराक और मैं फिलाडेल्फिया की एक छोटी सी यात्रा पर गए ताकि हम वहां हिलेरी क्लिंटन और उसके परिवार के साथ मॉल के सामने जुटने वाली बड़ी सी भीड़ में शामिल हो सके। वहां का माहौल सकारात्मक और उम्मीद भरा था। उस रात और कई चुनाव के पहले भी सहजता के साथ हिलेरी ने जिस आशावाद का प्रदर्शन किया था, इसने मेरा दिल जीत लिया था। मैंने इस बात को दिल से समझा था कि अमेरिकी किसी भी नेता को कौन सा गुण बर्दाश्त करेंगे या कौन सा गुण बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने पहले से कुछ नहीं सोचा था, लेकिन समस्या को लेकर मैं अच्छा महसूस कर रही थी। कई सालों में पहली बार चुनाव वाली रात बराक और मेरे पास निभाने के लिए कोई भूमिका नहीं थी। इंतजार के लिए किसी भी होटल के सूट को आरक्षित नहीं किया गया था। कैनेपी की तश्करियां नहीं सजाई गई थी। किसी भी कोने से टेलीविजन की आवाज नहीं गूंज रही थी। किसी भी तरह का बाल बनाना, मेकअप या कपड़े तैयार नहीं किए जाने वाले थे। हमारे बच्चों को सुव्यवस्थित नहीं किया जा रहा था और देर रात तक किसी भाषण की तैयारी नहीं हो रही थी। हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं था और इससे हमें डर लग रहा था। यह हमारे कदम पीछे हटने की शुरुआत थी या भविष्य के स्वरूप का पहला स्वाद। बेशक हम व्यस्त रहने वाले थे, लेकिन आगे आने वाला समय नहीं था, या शायद हमारे लिए गवाह बनने का समय था। बातों को जानते हुए कि परिणाम आने में थोड़ा समय है, हमने वैलेरी को व्हाइट हाउस के थिएटर में एक फिल्म देखने के लिए आमंत्रित कर लिया। उस रात की फिल्म के बारे में मुझे कुछ याद नहीं है, उसका शीर्षक भी नहीं, यह भी नहीं कि उसकी श्रेणी क्या थी। सच में हम अंधेरे में बस समय व्यतीत कर रहे थे। मेरा दिमाग लगातार इस सच्चाई पर अटक रहा था कि राष्ट्रपति के रूप में बराक का कार्यकाल खत्म हो गया है और अब इसके तुरंत बाद जो सामने आने वाला है वह अलविदा है। दर्जनों बार अलविदा। सभी भावनात्मक
नामक उन कर्मचारियों को जिन्हें हमेशा सहारा और प्यार किया, वे सभी व्हाइट हाउस से निकलने के लिए शुरू हो जाएंगे। हमारा उद्देश्य यह था कि हम वह करें जो जॉर्ज और लॉरा बुश ने हमारे लिए किया था, बदलाव के उस दौर को जितना सहज हो सके उतना सहज बनाना। हमारे टीम ने पहले से ही अपने उत्तरदायित्व के लिए किताबें और संपर्क सूची को तैयार करना शुरू कर दिया था। अपने जाने के पहले ईस्ट विंग के कई कर्मचारियों ने अपनी मेजों पर हाथ से लिखा पत्र लिखकर छोड़ा था, ताकि वे बाद में आने वाले अगले प्रधानमंत्री को दोस्ताना स्वागत कर सके और मदद का प्रस्ताव दे सके। हम अभी भी अपने हर दिन के काम में तल्लीन थे, लेकिन हम आगे आने वाले स्थिति की योजना बनाने के लिए भी आतुर थे। बराक और मैं वॉशिंगटन में रहने के लिए उत्तेजित थे, लेकिन हम शिकागो के दक्षिण में अपनी विरासत बनाने वाले थे, जो ओबामा प्रेसिडेंशियल सेंटर का केंद्र होगा। हमने एक संस्थान शुरू करने की योजना बनाई थी, एक ऐसे संस्थान जिसका उद्देश्य नेताओं की नई पीढ़ियों को प्रोत्साहित करना और उन्हें सशक्त बनाना होगा। हम दोनों के पास भविष्य के लिए कई उद्देश्य थे, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा उद्देश्य था जिसमें युवाओं और उनके विचारों को सहायता प्रदान करना शामिल था। मैं यह जानती थी कि हमें एक छुट्टी की जरूरत थी। मैंने ऐसी निजी जगहों को ढूंढना शुरू कर दिया जहां जनवरी में नए राष्ट्रपति शपथ ग्रहण के तुरंत बाद कुछ दिनों के लिए जाकर हम खुद को दबाव से मुक्त कर पाएंगे। हमें बस नए राष्ट्रपति की जरूरत थी। जैसे ही फिल्म खत्म हुई और रोशनी जल गई, बराक का फोन बजने लगा। मैंने उन्हें उन पर नजर देते देखा। मैंने दोबारा फिर देखा, उनकी भौहें थोड़ी खींच गई थी। उन्होंने कहा, फ्लोरिडा का परिणाम थोड़ा अजीब लग रहा है। उनकी आवाज में किसी तरह की चेतावनी नहीं थी, बस जागरूकता का हल्का सा रंग था। घास पर एक गर्म अंगार अचानक चमकने लगा। फोन फिर से बज उठा। मेरा दिल तेजी से धड़कना शुरू हो गया था। मैं जानती थी कि यह खबरें बराक के सलाहकार डेविस सिसम की ओर से आ रहे थे, जो वेस्ट विंग में परिणामों पर नजर बनाए हुए थे और चुनावी मानचित्र के एक एक गणित को बहुत अच्छे से समझते थे। अगर कुछ दुर्घटना जैसी घटने वाली होगी तो सीमस सबसे पहले उसे भांप लेंगे। मैंने अपने पति का चेहरा नजदीक से देखा। मैं नहीं जानती हूँ कि मैं वह सुनने के लिए तैयार थी जो वह कहने वाले थे। वह जो भी था अच्छा नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ भारी सा वजन मेरे पेट पर रख दिया गया हो। मेरी व्यग्रता डर का रूप ले रही थी। जैसे ही बराक और वैलेरी पूर्व परिणामों के बारे में बातें करने लगे, मैंने यह घोषणा कर दी कि मैं ऊपर जा रही हूँ। मैं लिफ्ट की तरफ गई, बस एक काम करने की उम्मीद में जो सब कुछ को रोक देगा, वह यह कि जाकर सो जाना है। मैं शायद समझ गई थी कि क्या होने वाला है, लेकिन मैं इसका सामना करने के लिए तैयार नहीं थी। जब मैं सो गई, तब तक वो खबर पक्की हो चुकी थी। अमेरिका के मतदाताओं ने बराक के बाद अपने देश के लिए डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुना था। जहाँ तक हो सकता था, मैं उस तथ्य की सत्यता जानती थी। अगले दिन मैं एक गली और उदासी भरी सुबह में सोकर उठी। वॉशिंगटन में गहरे बादल छाए हुए थे। मेरे ना चाहते हुए भी इसे मातम का नाम दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि समय रेंग रहा हो। अपने अविश्वास पर शांति से काबू करते हुए शाशा स्कूल चली गई थी। मालिया ने बोलिविया में फोन किया था। उसकी आवाज बहुत ज्यादा बुझी हुई थी। मैंने हमारे दोनों बच्चियों से कहा था कि हम उन्हें प्यार करते हैं और सब ठीक हो जाएगा। मैं स्वयं को लगातार यही कहने की कोशिश कर रही थी। हालांकि आखिर में हिलेरी ने अपने विरोध में लगभग 30 लाख से अधिक वोट हासिल किए थे, लेकिन पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और मिशिगन में फैले 80,000 मतों के कारण ट्रंप ने चुनावी कॉलेज पर अपनी पकड़ बना ली थी। मैं एक राजनीतिक इंसान नहीं हूँ, इसीलिए मैं इस परिणाम की समीक्षा नहीं करने वाली हूँ। मैं इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाने की कोशिश करूंगी कि कौन जिम्मेदार था या गलत हुआ। बस कामना कर रही थी कि अधिक से अधिक लोग मतदान के लिए जाएं, और इस बात को लेकर मैं हमेशा आश्चर्य में रहूंगी कि ऐसा क्या था जो इतनी सारी औरतों ने विशेष रूप से एक योग्य महिला उम्मीदवार को अस्वीकार करके एक महिला विरोधी को अपना राष्ट्रपति चुना था। लेकिन अब जो परिणाम था, हमें उसकी
उसके साथ जीना था। बराक ने लगभग सारी रातें आंकड़ों पर नजर रखते हुए बिताई थी और जैसे कि पहली बार हो चुका था, उन्होंने एक दृढ़ इंसान के रूप में पहला कदम लेने के लिए बुलाया गया था ताकि वे देश की मदद इस झटके से उभरने में कर सके। उनके इस काम से ईर्ष्या नहीं हुई थी। उन्होंने ओवल ऑफिस में अपने कर्मचारियों को सुबह बहलाने वाली कुछ बातें कही और फिर लगभग दोपहर में रोज गार्डन से देश के लिए कुछ संयमी और शाश्वत करने वाली टिप्पणियां दी। यह कहते हुए, जैसा वे हमेशा करते थे, उन्होंने एकता और मर्यादा के लिए अमेरिका को एक दूसरे का सम्मान करने के लिए कहा और साथ ही उन संसाधन का सम्मान करने के लिए जिसका निर्माण लोकतंत्र में किया गया था। पर मैं अपने सभी कर्मचारियों के साथ ईस्ट विंग में दफ्तर में बैठी थी। हम सब उस कमरे में एक दूसरे को खींच कर ला रहे थे और सोफे और कुर्सियों पर ठूस कर भरे हुए थे। मेरी टीम में ज्यादातर औरतें और अल्पसंख्यक थे, जिनके बहुत सारे वैसे भी लोग शामिल थे जो अप्रवासी परिवारों से आए थे। बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनकी सभी कमजोरियां आज बाहर आ गई हो। उन्होंने खुद को अपने नाम से पूरी तरह झोंक दिया था क्योंकि वे उस कारण पूरी तरह विश्वास करते थे जिसके लिए वे आगे बढ़कर काम कर रहे थे। मैंने हर मोड़ पर उन्हें यह बताने की कोशिश की थी कि उन लोगों को अपने ऊपर गर्व रखना चाहिए और उनके काम का महत्व था और एक चुनाव 8 सालों में परिवर्तन को नहीं मिटा सकता है। हालांकि सब कुछ नकारात्मक नहीं था। यह वह संदेश था जिसे लेकर हम आगे बढ़ने वाले थे। मैं इस पर सच में विश्वास करती हूँ। यह आदर्श स्थिति नहीं थी, लेकिन यह हमारा सच था। दुनिया उसी तरह की थी। अब हमें दृढ़ होने और अपने कदमों को प्रगति की दिशा में बनाए रखने की जरूरत थी। सच में हम अंत पर थे। मैं खुद को आगे देखने और पीछे मुड़कर देखने के बीच पाया कि विशेष रूप से एक सवाल पर विचार करते हुए क्या बचता है। हम 44वें परिवार थे और सिर्फ 11वें परिवार जिसने व्हाइट हाउस में अपने 2 सत्रों को पूरा किया था। हम हमेशा के लिए अपने पहले अश्वेत परिवार रहने वाले थे। मैंने यह आशा की थी कि जब भविष्य में अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ घुमाने के लिए आएंगे, जिस तरह मैं साशा और मालिया को यहाँ घुमाया था जब उनके पिता सीनेटर थे, उस समय वे हमारे परिवार को याद करने योग्य होंगे। मैंने सोचा था कि इस जगह के विशाल इतिहास में हमारी उपस्थिति का दर्ज होना बहुत महत्वपूर्ण था। उदाहरण के लिए, सभी राष्ट्रपतियों ने आधिकारिक चाइना सेटिंग लागू नहीं किया था, लेकिन मैंने इसे सुनिश्चित किया था कि हम करें। बराक के दूसरे शासन में हमने राज्य में खाने के कमरे के बगल में स्थित पुराने परिवार के खाने के कमरे को फिर से सजाने का चुनाव किया था। हमने इस आधुनिक रूप से तरोताजा और पहली बार इसे आम जनता के लिए खोल दिया था। कमरे की उत्तरी दीवार पर आलम थॉमस द्वारा बनाई गई अद्भुत पीले, लाल और नीले रंग की पेंटिंग थी। पुनः जीवन को लगाया गया, जो व्हाइट हाउस के स्थायी संग्रह में किसी अश्वेत महिला द्वारा बनी गई पहली पेंटिंग बन चुकी थी। सबसे चिरस्थायी निशानी हालांकि वो थी जिसे दीवारों के बाहर बनाया गया था, वह बगीचा जिसे विकसित हुए लगभग 7.5 साल हो चुके थे, अब लगभग वार्षिक रूप से 2000 पाउंड के बराबर खाना पैदा करता था। यह भारी बर्फ, मूसलाधार वर्षा और बर्बाद करने वाले ओलों में भी बचा रहा। जब उच्च दबाव वाली हवा के कारण 42 फीट ऊंचा राष्ट्रीय क्रिसमस का एक पेड़ गिर गया था, यह बगीचा फिर भी उसी तरह बचा रहा। व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले मैं इसे और अधिक स्थायी बनाना चाहती थी। हमने इसका विस्तार 2800 वर्ग फीट में कर दिया था, जो इसके वास्तविक आकार से 2 गुने से भी ज्यादा था। हमने इसमें पत्थर की पगडंडियां और लकड़ी के बेंचें लगवा दी। साथ ही एक स्वागत कमरा भी बनवाया, जिसकी लकड़ियां राष्ट्रपति जेफरसन, मेडिसन और मैनेरो के पांद और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बचपन के घर से लाई गई थी। फिर पतझड़ के एक दोपहर में मैं साउथ लॉन में उस बगीचे को आधिकारिक रूप से भावी पीढ़ी को समर्पित करने के लिए तैयार कर दिया। उस दिन समर्थकों के रूप में मेरे साथ वकील थे, जिन्होंने इन सालों में पोषण और बचपन के स्वास्थ्य के लिए हमारी मदद की थी।
साथ ही लॉफ्ट के प्राथमिक स्कूल के मूलतः 5वीं क्लास के कुछ जोड़े बच्चे थे जो अब व्यावहारिक रूप से वयस्क हो चुके थे। मेरे अधिकतर कर्मचारी भी थे। सैमकास जिन्होंने 2014 में व्हाइट हाउस छोड़ दिया था लेकिन इस अवसर के लिए लौट आए थे। बगीचे में भीड़ होते हुए देख मैं भावुक हो गई थी। मैंने अपने टीम के सभी लोगों के लिए कृतज्ञता महसूस की थी जिन्होंने इस काम के लिए अपना सब कुछ लगा दिया था। हाथ से लिखे पत्रों को छांटने से लेकर भाषणों के तथ्यों की जांच करने और आयोजन की तैयारी करने के लिए देश के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ने का काम किया था। मैंने देखा था कि उनमें से कई लोगों ने बहुत अधिक जिम्मेदारियां ली थी और कठोर रोशनी की परत के नीचे भी व्यावहारिक और निजी दोनों रूप से विकसित हो रहे थे। पहला होने का बोझ सिर्फ हमारे परिवार के कंधों पर नहीं था। 8 साल तक ये आशावादी युवा लोग, दिन बने पेशेवर लोग हमारे पीछे थे। मलीसा जो मेरे द्वारा निर्वाचित पहली प्रचार कर्मचारी थी और जो मेरे कार्यकाल के अंतिम दिन तक मेरे साथ ईस्ट विंग के उस दफ्तर में बनी थी, और उसकी टीम टीना मेरे कर्मचारियों की पहली अद्भुत प्रमुख। क्रिस्टन की जगह क्लेटन ने ले ली थी जो मियामी की एक बहुत कठोर परिश्रम करने वाली युवा महिला थी जो जल्द ही हमारे बच्चियों को बड़ी बहन बन गई थी और मेरे जीवन को आराम से चलाने का मुख्य कारण थी। मैं इन सभी वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों को अपना परिवार मानती थी और मैंने जो किया था उस पर मुझे गर्व था। मेरे हर उस वीडियो के लिए जो बहुत जल्दी इंटरनेट पर छा जाता था, लेब्रो जेम्स पर जिमी फैलन और नब्र डंकेन के साथ माँ वाला नृत्य किया था और जय फरोहा के साथ कॉलेज वाला रैप भी किया था। हमने ट्विटर पर कुछ घंटों के लिए ट्रेंडिंग होने में बहुत ज्यादा ध्यान दिया था और परिणाम हमारे पास थे। 4.5 करोड़ बच्चे अब पोषण वाला नाश्ता और दोपहर का बेहतर खाना खा रहे थे। सक्रिय रूप योजना के तहत 1 करोड़ 10 लाख बच्चों को हर दिन 60 मिनट शारीरिक अभ्यास करवाया जाता था। मोटा मोटी अब बच्चे पोषक बेहतर अनाज और उत्पाद खा रहे थे। बड़े आकार वाले फास्ट फूड का युग अब खत्म होने वाला था। सेना में शामिल होने को लेकर जिल बिडेन के साथ मेरे द्वारा किए गए काम हमारे व्यापार जगत को लगभग 15 लाख वरिष्ठ सैनिक और उनके पति पत्नियों को अपने यहाँ काम करने पर रखा था या प्रशिक्षण देने के लिए तैयार कर रहे थे। अपने सबके पहले मामले को लेकर मैंने अभियान के दौरान यह सुना था कि पेशेवर लाइसेंस समझौते को लेकर हमने सभी 50 राज्यों को राजी कर लिया था, जिसमें सैनिकों के पति पत्नियों को अपना करियर बनाने में मदद मिलेगी जब वे हर बार एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बराक और मैंने दुनिया भर के लड़कियों की मदद के लिए करोड़ों डॉलर का सहयोग प्राप्त कर लिया था ताकि वे वैसे शिक्षा हासिल करें जैसी उन्हें मिलनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 2800 से अधिक शांति सैनिक स्वेच्छा कर्मी लड़कियों के लिए बनाई गई योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए प्रशिक्षित हो चुके थे और संयुक्त राज्य में मेरी टीम और मेरे संघीय छात्र सहायता के लिए युवा लोगों का साथ आने में मदद भी की। हमने स्कूल के सलाहकारों की मदद की थी और कॉलेज में जाने वाले दिन को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। इस दौरान बराक महान मंदी के बाद होने वाले अब तक के सबसे गंभीर आर्थिक संकट को खत्म करने में कामयाब हुए थे। जलवायु परिवर्तन पर उन्होंने पेरिस समझौता किया, हजारों सैनिकों को इराक और अफगानिस्तान से वापस घर ले आए और ईरान के परमाणु योजना को प्रभावी ढंग से बंद करने के लिए की जाने वाली कोशिशों का नेतृत्व भी किया। अब 20 लाख से अधिक लोगों के पास स्वास्थ्य संबंधी बीमा सुरक्षा थी। हमने अपने आप को और साथ ही हमारे साथ काम करने वाले लोगों को सिद्धांत के उच्च मानकों और गरिमा पर रखा था और हमने यह सब कर दिखाया। मेरे लिए कुछ बदलावों को मापना कठिन था, लेकिन वे भी उतने ही महत्वपूर्ण महसूस हो रहे थे। बगीचे के लोकार्पण में 6 महीने पहले युवा गायक संगीतकार लिन मैनुअल मिरिंडा से मैं अपनी शुरुआती कला आयोजन से मिली थी। वह व्हाइट हाउस वापस आ गए थे। उनका अलेक्जेंडर हैमिल्टन वाला हिप हॉप बहुत ज्यादा सनसनी पैदा करने वाला बन चुका था और इसके साथ ही वे वैश्विक सुपरस्टार बन गए थे। हैमिल्टन अमेरिकी इतिहास और विभिन्नताओं का संगीतात्मक उत्सव था। इसमें हमारी राष्ट्रीय कहानियों में अल्पसंख्यकों की भूमिका को बताया जाता था और उन औरतों की महत्वता पर विशेष ध्यान दिया जाता था जो ताकतवर पुरुषों की परछाई में गुम हो
गई थी। मैंने इसे ब्रॉडवे से बाहर देखा था और इसे इतना ज्यादा पसंद किया था कि मैं इसे फिर से बड़े मंच पर देखने के लिए चली गई थी। यह आकर्षक और मजेदार था, दिल को दहला देने वाला और मर्मभेदी भी। मेरे द्वारा अब तक देखी जाने वाली कला के किसी भी स्वरूप को सबसे बेहतर नमूना। लिन मैनुअल अपने अधिकतर पात्रों को वॉशिंगटन लेकर आ गए थे। यह प्रतिभावान और बहुसांस्कृतिक कलाकारों का समूह था। प्रदर्शनों ने अपने दोपहर का समय उन युवा लोगों के साथ बिताया जो स्थानीय हाई स्कूल से वहाँ आए थे। उदीयमान नाटक लेखक, नृत्यकार और रैप संगीत गाने वाले कलाकार व्हाइट हाउस के आसपास घूम रहे थे और अपने गीत लिख रहे थे और अपने हीरो के साथ धुन बना रहे थे। दोपहर के अंतिम समय में सब कुछ एक प्रदर्शन के लिए ईस्ट रूम से एक साथ आ गए। बराक और मैं पहली पंक्ति में बैठे हुए हमारे आसपास विभिन्न प्रजातियों के युवाओं से घिरे हुए थे। हम दोनों भावनाओं के उस समय एक क्रिस्टोफर जैक्सन और लिन मैकलन के अंतिम गाने के रूप में वन लास्ट टाइम बजाया। यह दो कलाकार, जिसमें से एक अश्वेत और दूसरा प्लेक्टोरिकन, 115 साल पुरानी झालर के नीचे जॉर्ज और मार्था वॉशिंगटन की प्राचीन तस्वीरों के बीच खड़े होकर इस देश में हमने जो एक घर बनाया है वाली भावनाओं को गा रहे थे। उस पल की शक्तियाँ और सच्चाई आज तक मेरे साथ बनी हुई है। हैमिल्टन मुझे अंदर तक छू गया था, क्योंकि यह एक प्रकार से इतिहास को प्रदर्शित करता था जो मैंने किया था। इसमें उस अमेरिका की कहानी बताई जाती है जिसके अंदर विविधता को बसाने की अनुमति थी। मैंने इस बात के बारे में सोचा, हम में से बहुत सारे लोग अपनी कहानियों को छिपाकर जीवन जीते हैं। हमें शर्म आती है या डर लगता है जब हमारा पूरा सच किसी स्थापित आदर्श के अनुसार नहीं ढल पाता। हम उस संदेश के साथ बड़े हो जाते हैं जो यह बताता है कि अमेरिका होना सिर्फ एक तरीका है। वह यह कि अगर हमारी त्वचा का रंग गहरा और हमारे कूल्हे चौड़े, अगर हमने प्रेम को एक विशेष रूप में नहीं जाना, अगर हमने दूसरी भाषा बोलते हैं या किसी दूसरे देश से आए हैं, तो हम यहाँ नहीं हैं। यह तब तक होता है जब तक कोई इस कहानी को दूसरे तरीके से कहने की हिम्मत नहीं कर पाता है। मैं एक बहुत ही छोटे से घर में अपना साधारण से पृष्ठभूमि वाले पिता के साथ बड़ी हुई थी, जिसके घर में शुरुआत में बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे और जो साधारण इलाके में रहता, और मैं प्यार और संगीत के सानिध्य में देश के एक विविधता वाले शहर में पली बड़ी थी, जहाँ शिक्षा आपको दूर तक ले जाता है। मेरे पास कुछ नहीं था और मेरे पास सब कुछ था। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस तरह बताना चाहते हैं। अब हम बराक के राष्ट्रपति काल के अंत की तरफ बढ़ रहे थे, तो मैंने अमेरिका के बारे में भी इसी तरह सोचा था। मैं अपने देश को हर उस तरीके से प्यार करती थी जितने प्रकार से इसकी कहानियाँ बताई जा सकती है। लगभग एक दशक के लिए यह विशेषाधिकार था कि मैं इससे होकर गुजरूं, इसकी असंगतियों और कड़वे द्वंद्वों का अनुभव प्राप्त करूं, इसके दर्द और दीर्घस्थायी आदर्शवाद को जानूं और इन सब के ऊपर इस लोच को भी जान सकूं। शायद मेरा ख्याल असामान्य था, लेकिन मैं सोचती हूँ कि उन सालों में मैंने जो कुछ भी अनुभव किया था उसे अन्य लोगों ने भी अनुभव किया था। उन्नति का भाव, सहानुभूति की सहजता, बिना आवाज और अदृश्य लोगों को थोड़ी रोशनी मिलने की खुशी। दुनिया की चमक वैसी है जैसी यह हो सकती है। यह हमारे प्रदर्शन का प्रयास था, एक ऐसी पीढ़ी का उत्थान जो यह समझता था कि क्या संभव है और यह कि उसके लिए इससे भी ज्यादा बहुत कुछ संभव है। भविष्य में चाहे जो कुछ घटित हो, यह वही कहानी थी जिसे हम अपना सकते थे।